आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। वी विल डिस्कस अबाउट एमएससी प्रीवियस पेपर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, उसका टाइप फेस्ट कैसे अपन डीसी एनालिसिस करते हैं। खास बात मैं इन्फॉर्म कर दूं, मैटर भी हम साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप वो वाला मैटर लीजिए, उसके बाद आप बैक टू बैक सारी क्लासेस देखिए, क्योंकि विदाउट मैटर ओनली यदि आप अंडरस्टूड करते चलोगे तो दिक्कतें रहेगी, क्योंकि मैटर भी पढ़ने के लिए पास में होना जरूरी है। और जिस प्रकार का मैटर अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे से आगे बढ़ते चल रहे हैं। मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर। पता है आपको कौन सा होना है, एससी एनालिसिस ऑफ ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट ऑपरेशन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, ओके। एससी एनालिसिस of dual input balance output differential amplifier। ठीक है, चलिए अब होना क्या होता है कि अपन ने पढ़ा है, थोड़ा सा वो भी पता रखना पड़ता है अपने को कि ट्रांजिस्टर अपने पास रहते हैं, एक को अपन T1 बोलते हैं और इस प्रकार इनका कोई कनेक्शन होता है। दिस इज RC। सिमिलरली हेयर वन ट्रांजिस्टर, दिस इज RC। we take emitter resistance and there will be connected to plus VCC, this is connected to minus VCC। we providing here any input V in 1, here any input V in, but taking output between both कलेक्टर टर्म्स। ये सामान्य अपना सर्किट डायग्राम होता है। अब अपने को इससे थोड़ा आगे चलना है कि इस सर्किट डायग्राम में जैसे ये ट्रांजिस्टर लगा है, इसको अपन हाइब्रिड पैरामीटर में एज ए एज्यूम करके चलते हैं कि इसका थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो बस इतना याद रखिए कि ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, इस ट्रांजिस्टर की जगह अपन एक रेजिस्टेंस टेक कर लेते हैं। जिस प्रकार इसके लिए अपन मानेंगे उसी प्रकार इसके लिए अपन मानेंगे। जैसे जैसे डायग्राम ड्राइंग करेंगे अपन साथ में समझते हुए आपको चलना है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इसी पे अपन समझते रहें, पूरा देखिएगा ध्यान से कि क्या होगा। ऊपर की तरफ वहां RC लगा है, अपन भी लगा देते हैं RC। एक पॉइंट लेना है, पॉइंट के इधर जब अपन चलते हैं तो इनपुट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। जब अपन इनपुट इसको दे रहे हैं तो इनपुट भी किसी रेजिस्टेंस के सहारे देंगे। ठीक है, मान लिया रेजिस्टेंस RB1 है और यहाँ पे वोल्टेज V1 मान लो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बुक्स V1 भी अपन ले सकते हैं। इतना काम हुआ। जो काम इस ट्रांजिस्टर का सपोज कर लो आप, मैं ये कोई मध्य बिंदु लेके चल रहा हूँ कि मिड पॉइंट है, अपन ने यहाँ पे टेक किया, ऊपर RC नजर आया, इसके पास इधर से कुछ आ रहा था, वो भी रेजिस्टेंस के सहारे। अब मैंने क्या कहा, इसको अपने को एज ए रेजिस्टेंस से टेक करना है। मीन्स यहाँ पे अपन ये मेजर कर लेते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है उसमें उसका यहाँ कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो काम T1 के लिए किया है वही काम T2 के लिए कीजिए। RC here resistance RB2, voltage providing V2, okay, here is resistance। क्यों लिया है, क्योंकि जो काम इस ट्रांजिस्टर के लिए है वही काम इस वाले ट्रांजिस्टर के लिए भी होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और नीचे क्या लगा है, एक रेजिस्टेंस। अपन ने क्या मान लिया, ये रेजिस्टेंस RE है। और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस एज ए इमीटर के लिए अपन लेंगे तो यहाँ ले लेंगे RE1। मीन्स जो ट्रांजिस्टर वो अपनी वर्किंग रीजन में होगा तब अपन एनालिसिस उसका कर पा रहे हैं कि उसको किसी रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट लीजिए। RE1 मान लिया, यहाँ पे अपन इसको RE2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए दोनों टर्मिनल क्या है जी, ग्राउंडेड, तो इन दोनों को अलग अलग ग्राउंडेड किया जाता है।
ठीक है ना, मीन्स दिस विल बी ग्राउंडेड। ये सामान्य एक सर्किट डायग्राम को एनालिसिस के पर्पज से, अब देखिए बात ये होती है कि इस डायग्राम में अपन चेंज नहीं कर सकते, अपन समझ सकते हैं कि ये डायग्राम है क्या, कैसे इसने ड्रॉ किया होगा, ठीक है, और क्या सोचा होगा, वो अपन समझ के इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपन चेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। साथ में देखिए यहाँ पर आरसी लगा हुआ है, तो इधर से कोई करंट आएगी, 1 ले लो, इसको 2 ले लो, कोई करंट आ रही है अपन मान लेंगे IC1, ठीक है ना, लेकिन करंट बहुत ही कम आती है। IC इक्विवेलेंट अपन ने देखा था किसके होता है जी, I के होता है। सारे कॉन्सेप्ट अपन आगे चल के लगाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर कोई करंट आ रही होगी, उसको अपन IC2 मान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जब अपन चले, ठीक है, तो बेस टर्मिनल, इमेजिन करंट फ्लोइंग विल IB1, ओके, हेयर करंट फ्लोइंग विल बी IB2 बिकॉज दिस इज द बेस टर्मिनल। अब अपन क्या मान रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रांजिस्टर है उसके इमीटर टर्मिनल से कोई इमीटर करंट आउटवर्ड है, IE1 ले सकते हैं, दिस इज टेक IE2। समझ गए बात को, मीन्स RE1 से जो करंट फ्लो हो रही है उसको अपन IE1 ले सकते हैं, यहाँ से जो करंट आ रही है IE2। सर्किट डायग्राम समझ आ गया, तो किरचॉफ्स लॉ अपने को लगाने हैं, ठीक है ना, आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। इतना पैरामीटर हुआ। अब आपसे कोई पूछे, दिस इज क्वेश्चन टू मी, कि RE से कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखिएगा इधर से IE1 कमिंग, IE2 कमिंग। इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल कोई नोड पॉइंट है ये, ठीक है, और नोड पॉइंट पे आने वाली करंट इन इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मीन्स आ कितनी रही है IE1, उधर से कितनी आ रही है IE2, तो इन दोनों का जो सम होगा वो सम इसमें से फ्लो होगा। समझ आई बात? बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन अपने को थोड़े से समझने रहते हैं कि कैसे इनको लिखा जाए। दिस इज द नॉर्मल एक्सप्लेनेशन टू चेंज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, बट ओवर टास्क वी विल डू AC एनालिसिस, कि यहाँ अब अपन AC एनालिसिस करें और किस प्रकार से चलना रहता है। देखिएगा ये टर्मिनल ग्राउंड है, इनपुट जहां से प्रोवाइड अपन कर रहे हैं उस तरफ का अपन सॉल्यूशन करेंगे। एक इनपुट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, नेक्स्ट इनपुट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और आउटपुट जनरेट करना है अपने को बिटवीन बोथ कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ धारा की दिशा इस तरफ है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ आउटपुट जब अपन निकालेंगे V बराबर IR लगाएंगे, तो इस फेस्ट के लिए जब अपन लगाएं, ठीक है ना, तो यहाँ करंट IC1 इंटू RC1 वोल्टेज हो गया अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखने से क्या लग रहा है, ये करंट इधर, अपन आउटपुट इस तरफ लेंगे तो इसको अपन क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। ये बातें आगे की है, पहले अपन किरचॉफ लॉ लगाएं उस, और यहाँ से सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करें, ठीक है ना। इनको एज ए डेस लिया जाता है, अलग अलग बुक्स का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। लास्ट तक पूरा लेक्चर देखोगे तब अच्छा समझ आने वाला है, बीच में जब आप आउट हो जाओगे तो कैसे समझ आएगा। और मुख्य काम क्या है अपना, कि AC एनालिसिस का पर्पज क्या है, कि अपन AC एनालिसिस कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने को यहाँ गेन फाइंड आउट करना है। जो भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका गेन क्या है, होता क्या है बताया हुआ आपको, आउटपुट अपॉन इनपुट। किसकी टर्म होगी जी, वोल्टेज की, ये भी होगा वोल्टेज। लेकिन उससे पहले टास्क मेरे पास यह आ गया कि अपने को यहाँ पे इसको मान लेते हैं लूप फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं अपन लूप सेकंड। दोनों लूपों पर अपने को किरचॉफ्स लॉ लगाना है, उसके बाद सॉल्यूशन से करने हैं, ठीक है। देखिएगा, अप्लाइंग KVL लॉ एट फर्स्ट लूप। चलिए
तरीका बताया हुआ आपको। और यहाँ पे ये जो वोल्टेज का सिग्नल होता है इनको यो लेते हैं, ये माइन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। चलिए आगे, यहां से जैसे ही मैं निकला तो V बराबर IR कॉन्सेप्ट लेना है। समटाइम्स यू विल अंडरस्टूड हेयर वोल्टेज करंट फ्लोइंग IB1, वो रेजिस्टेंस विल RB1, तो दिस इज वोल्टेज एट this terminal. Similarly we can take voltage at this terminal, V equal IR ohms law, I is IE1 R E1 dash. Okay, similarly here voltage V equal IR, that means IE1 plus IE2 multiple by RE. Okay, you know easily, but according to KVL the voltage sum is equivalent to मीन्स जो भी वोल्टता है उन सब का सम अपन करें तो वो जीरो होना चाहिए। पूरा किरचॉफ लॉ ग्रेजुएशन वाले में स्टेप बाय स्टेप सारा एनालिसिस डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में, नो प्रॉब्लम। यदि आपकी दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ विजिट करके केवीएल के बारे में सारा कुछ अंडरस्टूड कर पाओगे। चलिए मैं यहाँ से निकला, लूप की डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ लूप and direction of current, if same we can take positive sign, but if current will be opposite we can take negative sign. Okay, चलिए यहां से निकले, वोल्टेज क्या आया IB1 RB1। ओके, घूमे अपन, घूमते ही रेजिस्टेंस क्या आ गया IE1, यहां से कि RE1 डेस रेजिस्टेंस आया, करंट फ्लोइंग IE1 विथ RE1 डैश। ओके, थोड़े और घूमे तो प्लस RE, ठीक है, रेजिस्टेंस करंट फ्लोइंग IE1 प्लस IE2, इतना काम हुआ। लेकिन घूमते हुए कहाँ जा रहे हैं, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, और बताया था बैटरी का जो भी टर्मिनल है वो आपको लेना होता है। दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू KVL लॉ एट लूप फर्स्ट। समय लगता है, ठीक है, सीधा लिख सकते थे अपन, लेकिन समझना भी तो जरूरी है कि आखिर आया कैसे। चलिए आगे, दैट इक्वल, यहां से यदि मैं V1 निकालूं तो क्या आ जाएगा IB1 RB1 प्लस IE1 RE1 डैश प्लस RE IE1 प्लस IE2। ओके, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, V1 इक्वल IB1 RB1 प्लस IE1 RE1 डैश प्लस RE IE1 RE IE2। क्यों किया है, क्योंकि मेरे को IE1 अलग चाहिए और IE2 अलग चाहिए, ठीक है ना। एकदम से नया है आपके लिए तो थोड़ा सा माइंड जरूर आप रखिए। IE1 मैं बाहर लेता हूँ तो IE1 की ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म, अंदर क्या रह गया जी RE1 डैश प्लस RE प्लस नेक्स्ट टर्म IE2। इक्वेशन मान लिया मैंने इसको 1 कि मैंने लूप फेस्ट का एनालिसिस किया और मेरे पास ये वाला इक्वेशन मिल गया, ठीक है यहाँ तक। बट लेकिन होता क्या, अक्सर पहले आपको डीसी एनालिसिस में भी बताया था कि जब अपन IB और IE की बात करें, ठीक है, मीन्स वहां फैक्टर निकाला था बीटा और बोला था IE अपॉन IB, ठीक है ना। इमीटर करंट और बेस करंट का रेशियो बीटा होता है, ठीक है। तब इसका मान क्या होगा, यदि यहां से आप IB निकालो, सेम वही तरीका है तो प्रीवियस लेक्चर में था, अपॉन बीटा थोड़ा हाई होता है, मीन्स IB जो फ्लोइंग करंट होती थी वो बहुत कम होती थी। दैट मीन्स यहाँ जो मैंने बताया है वो अपने को लिखना भी रहता है, इफ बट बीटा इक्वल IE अपॉन IB। अब देखिए IE को भी अपन ने IE1 मान रखा है। अब अपने लिए क्या हो गया ये फॉर्मूला, IE1 फर्स्ट लूप के लिए अपॉन IB1, ठीक है, और B स्मॉल अपन लेके चल रहे हैं तो IB1, दैट मीन्स IB1 इक्वल IE1 अपॉन
बीटा, बीटा थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। मीन्स क्या है, आई बी वन अप्रोक्सीमेट कितनी फ्लो होगी जी, 0 फ्लो होगी, मीन्स बहुत ही कम आई बी वन करंट होगी। देन दिस इक्वेशन कैन बी राइट एज वी वन इक्वल आई ई वन आर ई वन डैश प्लस आर ई प्लस आई ई टू मल्टीपल बाई इक्वेशन नंबर 1। समझ आया पूरा एनालिसिस। सेम यही काम अपने को सेकेंड लूप के लिए करना है। अब मैंने 2 लूप बनाए हैं, दोनों लूपों की दिशा में एक तरफ ले सकता था, लेकिन मैंने दोनों अलग अलग दिशाएं क्यों ली, क्योंकि मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको और बताने वाला हूं, ताकि आप कभी वोल्टेज का जो सोर्स है वो आपको दिखाई दे तो आप गलती ना करो, ठीक है ना। समटाइम्स वेट, लास्ट तक जुड़े रहो। अच्छा जी, अब अपने को करना है अप्लाइंग केवीएल एट लूप सेकेंड। जो सेकेंड लूप है अपने पास उस पर आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज की टर्म बताई हुई है आपको। यहां से चलिए एक बार वोल्टेज सोर्स आप चलिए ले लीजिए। इस तरफ यदि अपने पास लूप है तो लूप का मीन्स जो वोल्टेज सोर्स है उसका कौन सा टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल है, और अपन इसी दिशा में चल रहे हैं, मीन्स वोल्टेज रहेगा V2, ठीक है। चलो आगे, यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आगे बढ़े अपन, चलिए ले यहां पे क्या रहेगा, आई ई टू इंटू आर ई टू डैश। नेक्स्ट नीचे टर्म लिखी हुई है आई ई वन प्लस आई ई टू, नेक्स्ट विल बी रेजिस्टेंस विल बी आर। लेकिन देखिए क्या कहा था मैंने, जैसे ही लूप की दिशा में अपन चलें और वोल्टेज सोर्स आए तो वोल्टेज सोर्स का टर्मिनल भी अपने को लेना होता है। मीन्स ये लिखा हुआ अपने लिए सही है, लेकिन यहाँ अपन देखें तो देखने से क्या लग रहा है, लूप में चलें तो वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल अपने पास निकल के आ पा रहा है। मीन्स अपने को क्या करना है, लिखा हुआ इक्वेशन बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, साइन कैसा आना, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0। ओके, कीजिएगा सॉल्यूशन। V2 इक्वल RB2 IB2 प्लस नेक्स्ट टर्म IE2 RE2 प्लस IE1 RE प्लस IE2 RE। ओके, दिस ऑल टर्म विल नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। V2 इक्वल RB2 IB2 प्लस RE1 अलग कर, मीन्स IE1 अलग कर लो तो IE1 RE प्लस IE2 अंदर RE2 डैश रह जाएगा और आगे रह जाएगा RE। बट वापस वही बात, बीटा इक्वल IE अपॉन I B होता है, दैट मीन्स आई बी, अपने लिए B क्या है, B2 इक्वल IE अपॉन नीचे क्या आ गया जी, बीटा। बीटा हाई होता है मीन्स IB2 अप्रोक्सीमेट, बहुत ही कम करंट फ्लो होगी। एक लॉजिक बताया था और साथ में ये भी कहा था कि यहाँ जो कलेक्टर की जो करंट आ रही होती है वो इक्विवेलेंट होती है ईमीटर की करंट के, लगभग बराबर होती। क्यों हुई, क्योंकि अपन वहां क्या कह रहे हैं, IB2 मीन्स इधर से करंट बहुत कम आ रही है, तो जो करंट इधर से आ रही है वो पूरी की पूरी पास हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, ये करंट लाइक एज दिस करंट, मीन्स कलेक्टर करंट इज इक्विवेलेंट टू एमीटर करंट, यही मैंने लिखा है। चलिए अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो V2 इक्वल, ये टर्म हट गया, क्यों टाइम खराब करें, IE1 RE प्लस IE2 RE2 डैश प्लस क्या हो गया जी, ये इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन आपके पास निकल के आ गए, आपको इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना होता है और सॉल्यूशन करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। मीन्स IE1 का मान क्या है और IE2 का मान क्या
क्या है, क्योंकि यहाँ दो करंट फ्लो हो रही है, एक IE1 अपन ले रहे हैं, दूसरी IE2। दो पैरामीटर अपने को फाइंड करने हैं, दो इक्वेशन अपने पास प्रेजेंट है, तब अपन इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल रफ द डायग्राम। ठीक है, क्योंकि स्पेस की जरूरत अपने को पड़ेगी। समटाइम्स वेट, अक्सर होता है क्या है, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी देते हैं तो समझ अच्छा नहीं आ पाता। ठीक है ना, दो इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट कर लिए, उन्हीं का अपने को सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, था कौन सा, V1 इक्वल IE1, एक बार लिख लेते हैं ताकि सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना हो। IE1 RE1 डैश प्लस RE प्लस RE IE2। ठीक है ना, ये अपना इक्वेशन 1 था। नेक्स्ट इक्वेशन था V2 इक्वल IE1 RE प्लस IE2 RE2 डैश प्लस R। ठीक है जी, वही बात है, दो इक्वेशन अपने को नोन है, दो इक्वेशन से दो पैरामीटर अपने को ढूंढने हैं, IE1 और IE2 का मान अपने को चाहिए होता है। तो कैसे भी कर सकते हो, मैं समीकरण 2 से मान निकालने वाला हूं और समीकरण 1 में, मीन्स दो तरीके हैं, या तो 2 से निकाल के किसी एक पैरामीटर का मान 1 में रख दो, या 1 से निकाल के 2 में रख दो। ठीक है ना, अपन ऐसे करते हैं कि इक्वेशन 1 से वैल्यू ढूंढेंगे अपन IE2 की, और यहाँ पे अपन पुटअप कर देंगे और यहाँ से IE1 का मान ढूंढ लेंगे। ठीक है, देखिएगा बाई इक्वेशन 1 क्या होगा, IE1 अपने को ढूंढना है, तो IE1 RE1 डैश प्लस RE इक्वल V1 माइनस RE इंटू IE2। ठीक है, इतना चाहिए क्या अपने को, IE1 V1 माइनस RE IE2 डिवाइडेड बाई RE1 डैश प्लस RE। ठीक है, निकाल लिया अपन ने मान, इक्वेशन मान लेते हैं इसको 3। 1 से निकाला है तो वापस 1 में रखने का तो फायदा है नहीं, तो कहाँ पर पुट कर दो, 2 में पुट करो। ठीक है, IE2 ढूंढना रहता है, थोड़ा सा समटाइम्स वेट। फ्रॉम इक्वेशन 1 REIE2 क्या हो गया जी, V1 माइनस IE1 RE1 डैश प्लस RE। ठीक है, यहाँ से आप ढूंढ लीजिए IE2 इक्वल V1 माइनस IE1 RE1 डैश प्लस RE। ठीक है, डिवाइडेड बाई RE। इक्वेशन मान लिया इसको अपन ने 3, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से निकाला 1 में रखने का फायदा नहीं है, मीन्स पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, V2 इक्वल कोई एक मान अपने पास नोन हो जाएगा, IE1 इंटू RE प्लस IE2, और IE2 की जगह वैल्यू रिप्लेस करो, V1 माइनस IE1 RE1 डैश प्लस R। ठीक है, डिवाइडेड बाई RE, दिस टर्म मल्टीपल बाई दिस टर्म RE2 डैश प्लस R। ठीक है, चलते हैं आगे। कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन ऐसे मैनर से की जाती है जिससे करने में सावधानी हो और आसानी भी रहे। ठीक है ना, तो V2 इक्वल RE, एलसीएम लिया अपन ने, मल्टीपल करो तो IE1 RE स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम, प्लस यहाँ RE प्रेजेंट है तो ये टर्म ऐड टुगेदर दिस एंड नेक्स्ट वन दिस, प्लस V1 RE2 डैश प्लस RE माइनस IE1
आर ई वन डैश प्लस आर ई टू डैश प्लस आर। ओके, नेक्स्ट टर्म विल बी वी टू आर ई इक्वल आई ई वन ऊपर से बाहर लिया तो यहाँ पे क्या रह गया आर ई स्क्वायर। ओके, हेयर माइनस आर ई वन डैश प्लस आर ई टू डैश प्लस आर। मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा क्योंकि बड़ा डेरिवेशन होता है तो जल्दीबाजी में कुछ एरर होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। जब आपकी एक्यूरेसी आने लगे तब आप स्पीड से भी कर सकते हो। आई ई वन का काम हो गया, प्लस साथ में टर्म क्या है जी वी वन आर ई टू डैश प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट आई ई वन आर ई स्क्वायर माइनस आर ई वन डैश आर ई टू डैश प्लस आर, ठीक है। मीन्स उस वाले टर्म को मैं इस तरफ भेज रहा हूं तो वी टू आर ई माइनस वी वन आर ई टू डैश प्लस आर, ठीक है। फाइनली अपने को आई ई वन चाहिए होता है तो क्या मिल गया जी वी टू आर ई माइनस वी वन आर ई टू डैश प्लस आर। ओके, जुड़े रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। एम्प्लीफिकेशन करेंगे अपन, ठीक है। अभी आपके समझ नहीं आएगा कि कैसे एम्प्लीफिकेशन करेंगे। करंट अपने को चाहिए होगी और करंट की मदद से अपन ए की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स आउटपुट बटा इनपुट करेंगे। वेट कीजिएगा, आर ई स्क्वायर माइनस आर ई वन डैश प्लस आर ई टू डैश प्लस आर, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन। जिस प्रकार इक्वेशन 3 अपन ने निकाला है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन करके आप आई ई टू का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है ना। जैसे आई ई वन अपन ने फाइंड आउट किया है, नाउ सिमिलरली इसको एक अलग तरीके से भी अपन लिख सकते हैं कि नीचे वाला जो एलसीएम है उसको यदि अपन इधर उधर करें तो एक रिजल्ट अपने पास और भी निकल सकता है, ठीक है ना। किस प्रकार से देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जो इक्वेशन आपको लिखा मिलता है, मैं यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर लूँ तो ये लूँ, ये पॉजिटिव हो गया V1 आर ई टू डैश प्लस आर, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया V2 इंटू आर, ठीक है। अपवर्ड काम हो गया। ऐसे ही डाउनवर्ड यदि अपन करें तो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, तो आर ई वन डैश आर ई, नेक्स्ट वन आर ई टू डैश प्लस आर, ठीक है, माइनस आर ई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलते हैं अपन आगे। कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन करते हुए अपने को चलना रहता है, ठीक है। स्पीड से सीधा कर लेते हैं लेकिन अपना मकसद है स्टेप बाय स्टेप अपन पूरा समझे ताकि डेरिवेशन में नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत ना हो। जब एक्यूरेसी आपकी आए तो आप मेंटेन कर सकते हो स्पीड को, नो प्रॉब्लम। वहां से आप आई ई वन की वैल्यू रख सकते हो इक्वल V1 आर ई टू डैश प्लस आर ई माइनस V2 आर ई डिवाइडेड बाई आर ई वन डैश प्लस आर ई टू डैश प्लस आर ई माइनस आर ई स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले सकते हैं 3। पूरा अंडरस्टूड किया उम्मीद है, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली करके लिखेंगे अपन। यदि आपको आई ई टू चाहिए तो बात यह है, इक्वेशन 3 को चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आई ई टू का मान मिल जाएगा। लेकिन अब आई ई टू आएगा कितना, वो भी तो जरूरी है कि आई ई टू का मान क्या होगा। V1
आर ई माइनस V2 RE1 डैश प्लस RE, इनका क्रम चेंज कर दो, डिवाइडेड बाई समटाइम्स वेट। ये वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपके लिए ये टास्क छोड़ रहे हैं कि आप यहाँ से IE2 का मान कैसे निकालोगे। ठीक है, इनका क्रम चेंज करो तो RE² माइनस RE1 डैश प्लस RE2 डैश प्लस R। ठीक है ना। अब जब एग्जाम्स में भी पूछा जाता है तो ये इतना नहीं करना होता कि जैसे ये निकाला वैसे ही आप ये वाला निकालो, नहीं, एक निकाल के बता दिया आपने और तो दूसरे वाले को आप सिमिलर करके रख सकते हो। बस किया क्या है अपन ने, थोड़ा सा देख लीजिए, V1 की जगह V2 मीन्स इनका स्थान अपन ने परिवर्तित कर दिया। क्या किया, V1 RE माइनस V2 RE1 डैश प्लस RE, और सिमिलरली लोअर टर्म। ओके, मीन्स अपन ने KVL लगा के वहाँ जो एमीटर टर्मिनल है उसमें से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता कर ली, बट नाउ द आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे जी, V0। ठीक है ना। थोड़ा सा रफली यहाँ देखिएगा, अपना डायग्राम थोड़ा इस प्रकार से था और यहाँ रेजिस्टेंस था RC, इस तरफ रेजिस्टेंस था, नीचे पॉइंट था। ठीक है ना। अपनी ये माना भी था यहाँ से करंट IC1 फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट IC2 फ्लो हो रही है। ठीक है जी, आउटपुट आपको इसके टर्मिनल्स के बीच में निकालना है। मीन्स ये वाला जो आउटपुट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं वोल्टेज निकालूं जिसको मैं VC1 बोलूं। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा, IR, करंट कितनी है IC1, रेजिस्टेंस RC। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए, यहाँ पे अपन वोल्टेज VC2 निकालें तो मान क्या होगा IC2 इंटू RC। समझ पाए आप इस बात को। लेकिन डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज की टर्म है उनमें कोई डिफरेंस पैदा होगा, मीन्स आउटपुट V0 क्या रहेगा, VC1 माइनस VC2। समझे बात को। बट फ्रॉम सर्किट क्या जानते हैं अपन, VC1 इक्वल RC, अभी बताया, इंटू IC1, नो प्रॉब्लम, एंड VC2 RC IC2। ठीक है, इतनी बात अपन जान चुके हैं। लेकिन साथ देखिए, अपना जो डायग्राम था उसमें इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है, आउटपुट अपन इधर निकाल रहे हैं, तो अपने को लगेगा कि अपन दिशा के थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। देन वी कैन, जब भी डायरेक्शन करंट की आती है और ऑपोजिट आती है तो नेगेटिव साइन अपन लेते हैं। मीन्स यहाँ ये जो रिजल्ट है VC1 ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव। इक्वेशन 6 मेजर भी कर सकते हो, इस प्रकार से करंट आ रही थी, अपन इस प्रकार से चल पा रहे थे। ठीक है, सिंपल सा थिंक है। अब काम किया, इक्वेशन 6 पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 पुट इन इक्वेशन 5, नो प्रॉब्लम। समटाइम्स वेट और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाती है तो समझना भी मुश्किल रहता है। अपने को IE1 चाहिए होगा और IE2 चाहिए होगा, उधर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, V0 इक्वल VC1 की जगह माइनस RC IC1 माइनस, नेक्स्ट माइनस RC IC2। ओके, नेक्स्ट V0 माइनस RC IC1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव RC IC2। ओके, V0 इक्वल RC बाहर लिया, IC2 माइनस IC1। अच्छा जी, फिर क्या टास्क आ गया, अपन ने तो कितनी मेहनत की थी और करने के बाद वैल्यूज फाइंड आउट की थी IE1 और IE2 की, और फॉर्मूले में तो क्या आ गया, IC1 और IC2 आ गया। अब क्या करें,
याद कीजिए वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, बेस में जो फ्लो होने वाली करंट बहुत कम, तो ट्रांजिस्टर अपना इस प्रकार से था, इधर बहुत कम करंट है, तो जो करंट ऊपर से आ रही होगी वो पूरी की पूरी करंट नीचे जा रही होगी। दैट मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं, बट आई ई इक्विवेलेंट टू आई सी मीन्स वी नोट इक्वल आर सी, आई सी टू की जगह आई ई टू माइनस आई सी वन की जगह आई ई वन। आगे बात समझ में। अब अपने पास आई ई वन भी निकाला हुआ है और आई ई टू भी निकाला हुआ है, वैल्यू पुटअप करेंगे और अपन सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वाला इक्वेशन दे सकते हैं, एट यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 8 कर दीजिएगा वी नोट इक्वल, ठीक है। कैलकुलेशन बचा है ओनली, इसका कैलकुलेशन आप कर दोगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी से अपना डिस्कशन होगा। आर सी आई ई टू कैपिटल ले रखा है तो कैपिटल लो, रिप्रेजेंटेशन है, रखिए V1 RE माइनस V2 RE1 डैश प्लस RE डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर माइनस RE1 डैश RE RE2 डैश R, ठीक है, माइनस आई ई वन वाली वैल्यू तो V1 RE2 डैश प्लस RE माइनस V2 R डिवाइडेड बाई दिस थिंग RE1 डैश प्लस RE RE2 डैश प्लस RE माइनस RE स्क्वायर, ठीक है। कुछ एरर नहीं की अपन ने लिखने में क्योंकि इधर से लिख रहे थे, हो सकती है दोनों टर्म इक्विवेलेंट, वैल्यू जो पुटअप की थी वही है। चलिए बट लेकिन अब सुनिए, जो एमीटर पे जुड़े हुए रेजिस्टेंस होते हैं उनको एज ए इक्विवेलेंट लिया जाता है। मींस एमीटर के जो दोनों रेजिस्टेंस है RE1 डैश और RE2 डैश, इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तब अपन इसको क्या मानते हैं, RE डैश मानते हैं। देन मीन्स यहाँ पे भी RE कर दीजिए, जहाँ पे भी डैश आपको नजर आए, E1 नजर आए, E2 उसको क्या कर दीजिए, RE कर दीजिए। स्पेशल कंडीशन है यदि दोनों बराबर होते तो, ओके। समटाइम्स वेट, थोड़ा सा और बचा है, निकालिए, थोड़ा समय निकालना पड़ता है। और नोट्स ले लीजिए क्योंकि विदाउट नोट्स डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा लैंग्वेज लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलते हैं, लैंग्वेज आपको नोट्स में प्रोवाइड की हुई है कि कैसे आपको करना होता है, ठीक है। चलिए आगे, वी नोट इक्वल आर सी, पहले ये कंडीशन अप्लाई कर दो तो V1 RE माइनस V2 RE डैश प्लस RE, ठीक, डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर माइनस, देखिएगा यहाँ पे भी RE डैश करोगे, यहाँ पे भी RE डैश करोगे तो दोनों टर्म इक्वल बन जाएगी, RE डैश प्लस RE का स्क्वायर हो गया, नो प्रॉब्लम, माइनस नेक्स्ट टर्म V1 RE V1 RE डैश प्लस RE माइनस V2 RE, ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे RE डैश प्लस RE स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन सॉल्यूशन और कर लेते हैं कि एलसीएम लेंगे। अब देखिएगा इस टर्म को, ऐसा टर्म मेरे को बनाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस पहले लगा दूं और RE स्क्वायर माइनस RE डैश प्लस
आर ए का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा वी नॉट इक्वल आर सी, टेक एलसीएम, आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर, ऊपर वाला टर्म हूबहू रह गया, नो चेंजमेंट, वी वन आर ई, ठीक। नेक्स्ट थिंग, जब इसका इसमें डिवाइडेशन देंगे अपन तो -1 टाइम जाएगा, ठीक है। मीन्स नेगेटिव तो यहाँ प्रेजेंट है और ऊपर वाला जो टर्म है वो नेगेटिव से मल्टीपल हो जाएगा, तो -v1 आर ई डैश प्लस आर माइनस आगे क्या लगा हुआ है -v2 है, मीन्स ये जो v2 वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस v2 आर। कीजिएगा और सॉल्यूशन। फिजिक्स का काम हो चुका, मैथमेटिक्स का रहा है। आर सी डिवाइडेड है आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर, यहाँ पे v1 आर ई माइनस v2 आर ई डैश प्लस आर, ठीक है। वापस अंदर मल्टीपल करोगे तो यही होना है प्लस v1, सीधा ही कर सकते थे अपन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते थे, कोई नहीं। v1 आर ई डैश प्लस आर ई माइनस v2 आर। अब बस बात ये है कि v1 की टर्म एक जगह कर लो और v2 की टर्म एक जगह कर लो, कि v1 जहां जहां आपको नजर आए एक जगह रखो, तो v नॉट इक्वल आर सी में v1 बाहर लेता हूं तो यहाँ क्या रह गया आर ई, v1 यहाँ बैठा है प्लस आर ई डैश प्लस आर, ओके नो प्रॉब्लम। फिर माइनस v2, तो यहाँ तो क्या रह गया आर ई, और यहाँ पे क्या प्लस आर ई डैश प्लस आर, ओके, डिवाइडेड बाई दिस थिंग आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर। मैं आपसे बात थोड़ी कम कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है ना, क्लास थोड़ी लंबी ही होगी। लास्ट तक जुड़ना ज़रूरी रहता है क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट अपने को सीखना रहता है, तो कैलकुलेशन तो फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट मैथमेटिक्स अपन फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। चलिए आगे, वी नोट इक्वल आर सी, ठीक है। यहां से देखिए क्या कर सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार की टर्म है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिजल्ट क्या होता है जी ए प्लस बी और ए माइनस बी, मीन्स इस प्रकार की थिंग अपन यहां लगाने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा आर सी और इन दोनों में से एक टर्म बाहर आ रही है ऊपर, आर ई प्लस आर ई डैश, आर ई और आर ई 2 आर ई हो गया, लिख सकते हैं अपन 2 आर ई, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया, वहां पे v1 रहा माइनस आगे v2, ओके नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाई, इसको एक बार प्लस लिख दीजिए एक बार माइनस, तो आर ई प्लस आर ई डैश प्लस आर ई पॉजिटिव हो गया, ओके। नेक्स्ट आर ई माइनस आर ई डैश प्लस आर, ठीक है। वी नोट इक्वल आर सी 2 आर ई डैश v1 माइनस v2, ओके, डिवाइडेड बाई ये 2 आर ई प्लस आर ई डैश, यहाँ देखिए आर ई माइनस आर ई डैश माइनस आर, दिस इज कैंसिल आउट। इसका इसमें डिवाइडेशन दिया, कितने टाइम चला गया 1 टाइम चला गया। चलिए आगे, वी नोट इक्वल ऊपर क्या रहा जी v1 माइनस v2, ठीक है, और साथ में ऊपर प्रेजेंट है आर सी डिवाइडेड बाई नीचे क्या है जी आर ई डैश, और नेगेटिव यहाँ नेगेटिव साइन रह जाएगा ना, माइनस आर ई डैश का ये नेगेटिव। देखिए अपन ने आउटपुट रेजिस्टेंस वी नोट निकाल लिया, ठीक है, और वी नोट का मान किसके पदों में है,
जो RC जुड़ा हुआ था वो, और अपन ने इक्विवेलेंट जो इमीटर के रेजिस्टेंस थे वो अपन ने लिए थे। अब इसको एक अलग सीक्वेंस में भी लिखना रहता है अपने को। देखिएगा V1 और V2 क्या दे रहे थे अपन, इनपुट दे रहे थे। V0 क्या ले रहे थे, आउटपुट। गेन क्या होता है, आउटपुट बट्टा इनपुट, आउटपुट डिवाइडेशन बाय इनपुट नॉन एज गेन। दिस इज लाइक एज वोल्टेज गेन। दैट मीन्स यू कैन रिमेंबर V0 इक्वल, इसको थोड़ा उल्टा अपन रख सकते हैं, V2 माइनस V1, ठीक है ना। नेगेटिव से मल्टीपल किया तो V2 माइनस V1 RC अपॉन RE डैश, ठीक है। इक्वेशन, जो भी इक्वेशन था आगे वाला आपको देना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब गेन निकालेंगे, ये निकाल चुके अपन। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, ऑफ ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। बट नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर। लास्ट टास्क लेफ्ट है। नाउ गेन, और गेन भी यहां कौन सी जी, वोल्टेज गेन, नो प्रॉब्लम। AV से शो करते हैं आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, AV इक्वल आउटपुट वोल्टेज V0, इनपुट वोल्टेज V1 भी दे रहे थे, V2 भी दे रहे थे, तो V2 माइनस, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वोल्टेज है। इसको नेक्स्ट इक्वेशन सपोज किया मैंने B है, यहाँ से आउटपुट वाला मान उठा के यहाँ यूजिंग, आप अपने अकॉर्डिंग देना कि कौन सा इक्वेशन है, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, मैं भूल चुका था कितने इक्वेशन दिए हैं, ठीक है ना। पकड़िए आगे, इस वाले इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन में पुटअप करना है। समटाइम्स वेट AV इक्वल V2 माइनस V1 RC अपॉन RE डैश डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1, दिस विल बी 1 टाइम्स, ठीक है। फाइनली ओवरऑल वी कैन टेक AV इक्वल टू RC अपॉन RE, ठीक है। दिस इज द गेन ऑफ ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अपने को यही करना होता है। एसी एनालिसिस का मीनिंग है वहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही होती है। करंट यदि फ्लो है तो अपन निकाल सकते हैं वहाँ आउटपुट वोल्टेज क्या, आउटपुट और इनपुट का यदि अपने पास रिलेशन आ गया तो अपन गेन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आप परेशान नहीं होइएगा कि लैंग्वेज हिंदी है, बहुत अच्छा समझ हिंदी में आता है, इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी समझ नहीं आती जितनी हिंदी में आती है, ठीक है ना। और अपनी मातृभाषा है तो अपन, अपनी कोशिश है अपन ज़्यादा ये वर्ड काम में लें, मैटर पूरा अपन इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है लास्ट तक आप जुड़े रहे, और अगर जुड़े रहे तो आपने पूरा सीखा है कि ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट क्या है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे अपन चले तो इनमें जो अपन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है ना, उस इनपुट का रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट जो मिल रहा है आउटपुट का रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोज कीजिए अपना डायग्राम ऐसे था, RC अपने पास था यहाँ पे, तो यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस कितना था उसका मान याद करना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजिस्टर था उसको यहाँ इनपुट दे रहे थे तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, इसका भी अपने को मान याद करना है। अब इनपुट 2 दे रहे थे तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसमें इनपुट का मान क्या होगा, आउटपुट का मान क्या होगा, किसका, रेजिस्टेंस का। लास्ट तक आप जुड़े रहे हो, लेक्चर्स को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक ही है जो इससे भी शानदार लेक्चर आप तक पहुंचाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।